देश और प्रदेश की राजनीति में कभी कभी ऐसे बयान सामने आते हैं जो केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं होते बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता को भी उजागर कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र के दो बड़े नेताओं, राज्य सरकार के मंत्री रामविचार नेताम और राजेश अग्रवाल ने हाल ही में हसदेव अरण्य को लेकर जो बातें कही हैं, उन्होंने यही किया है। अंबिकापुर में एक परिचर्चा के दौरान दोनों मंत्रियों ने जिस बेपरवाही और आत्मविश्वास के साथ यह कहा कि हसदेव के जंगलों की कटाई को कोई नहीं रोक सकता, उसने बहुत से लोगों को हैरान भी किया और नाराज भी। यह बयान इसलिए ज्यादा चुभता है क्योंकि यह उस इलाके के नेताओं की ओर से आया है जिनकी पहचान ही जंगलों और आदिवासी समाज से जुड़ी रही है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। राजनीति में निर्लज्जता एक अनिवार्य गुण हो गया है। मस्खरों की तरह हर बात पर ही खीखी करना और जनता के मुद्दों को ठेंगे पर रखना इस गुण का विस्तार है। अंबिकापुर में एक चैनल के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मंत्री रामविचार नेताम और राजेश अग्रवाल ने जो कुछ कहा उसने फिर से साबित कर दिया है कि नेताओं की प्राथमिकता में कम से कम जनता तो नहीं है। अंबिकापुर के सरगवा पैलेस रिजॉर्ट में एक न्यूज चैनल का कार्यक्रम था। मंच पर नेता बैठे थे, सामने स्थानीय लोग और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसे कार्यक्रमों में आमतौर पर नेता संतुलित और सावधानी से बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो बातें कही गई उनमें न तो ज्यादा संकोच था और न ही कोई खास बचाव। मंत्री राजेश अग्रवाल ने साफ शब्दों में कहा कि जंगल तो कटेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। यह बात सुनकर बहुत से लोग चौंके भी, लेकिन कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने इस पर तालियां भी बजाई। वो तो कटेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बाबा नहीं रोक पाए, हम कहां से रोकेंगे? वो तो कटेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं तो ईमानदारी के साथ कहता हूं जी कि मेरे बस का नहीं है, जी कि मेरे बस का नहीं है। तो जंगल बच रहा है कि कट रहा है? वो तो कटेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो उसमें फंस गया हो कटेगा। जी बाबा नहीं रोक पाए, हम कहां से रोकेंगे? बोले डाली कटेगा तो गोली खाऊंगा, हम तो नहीं बोलते भाई। मैं तो कहता हूं नहीं रोक पाऊंगा मैं, वो कटबे करेगा। वो कहा मानेगा? कोयला निकाल के रहेगा। वो एग्रीमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। हसदेव अरण्य का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले कई सालों से यह इलाका पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ यह देश के सबसे घने जंगलों में से एक माना जाता है जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं। दूसरी तरफ यहां कोयले के बड़े भंडार भी हैं और उन्हें निकालने के लिए खनन परियोजनाएं चलाने की कोशिश लंबे समय से होती रही है। इसी वजह से यह इलाका विकास और पर्यावरण की बहस का केंद्र बना हुआ है। हालांकि मैं गया था राजस्थान के मुख्यमंत्री पास, मिलने गया था इसके लिए जी कि भाई इसको रोकने का कोई उपाय हो तो आप बताओ मेरे को। जी अगर इसको आप यहाँ की जगह आप दूसरा जगह से कोयला ले लो, इसको हमारा पिंड छोड़ो, हमको बहुत दिक्कत जा रहा है। वाकई में कहते हैं कि इतना पेड़ काटे उससे दूना लगा दिया। अरे पेड़ न लगाए, जंगल थोड़ी न लगाओगे। पेड़ न लगाओगे, जंगल बनने में हजारों साल लगता है। तो हमारा तो तुम जंगल काट रहे हो, तो पेड़ हमारा का काम आएगा। लेकिन जब किसी इलाके के जिम्मेदार नेता ही खुले मंच से यह कहने लगे कि जंगलों की कटाई को रोका नहीं जा सकता, तो यह केवल एक राय नहीं रह जाती। यह लोगों को यह संदेश भी देती है कि शायद फैसले पहले ही हो चुके हैं और अब बाकी सब औपचारिकताएं भर हैं। यही वजह है कि इन बयानों ने लोगों के बीच कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं गया था सीएम साहब के पास वहां जी कि भाई इसको रोकने का कोई आपके पास, तो वो बोले हमको तो सख्त जरूरत है कोयले का, नहीं हमारा बिजली बंद हो जाएगा जी, इसलिए उसके बारे में चर्चा ही मत कीजिए। जी तो ये बहुत मुश्किल काम है इसको रोकना। मैं तो ईमानदारी के साथ कहता हूं जी कि मेरे बस का नहीं है। इस पूरे कार्यक्रम का एक अजीब दृश्य यह भी था, जब जंगलों की कटाई की बात हो रही थी तब सामने बैठे कुछ लोग तालियां बजा रहे थे। यह दृश्य अपने आप में काफी कुछ कह देता है। सरगुजा जैसे इलाके में जहां लोग पीढ़ियों से जंगल के सहारे जीते आए हैं, वहां अगर जंगल कटने की बात पर तालियां बजती हैं तो यह सोचने वाली बात है कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। ये लोग के में दर्द कम रहा तो और अच्छा, तो नहीं सब अच्छा चल रहा है।
राजेश अग्रवाल का आत्मविश्वास भी इस कार्यक्रम में साफ दिखाई दे रहा था। उनके बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जो होना है वह होकर रहेगा। राजनीति में आत्मविश्वास बुरा नहीं माना जाता, लेकिन जब वही आत्मविश्वास लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज करने लगे तो वह सवालों के घेरे में आ जाता है। हसदेव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जिस सहजता से बातें कही गईं, उसने यही एहसास दिया कि पर्यावरण और स्थानीय लोगों की चिंताओं को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। नहीं, जंगल एमओयू की है, क्या क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अपन तो उतना पढ़े लिखे नहीं है। बाबा पढ़े होंगे अंग्रेजी वाला, मैं नहीं पढ़ा। बताया कि उसको रोकना कठिन काम है, वो मुर्गा तक जाने वाला है, हमारे से तब साल 2 साल में उधर चला गया, सरगुजा से उधर पड़ जाएगा साल 2 साल में, कोरबा वाले समझेंगे, हमारे यहाँ से निकल जाएगा साल 2 साल में, ज्यादा दिन नहीं है। 28 से पहले उधर चल जाइए, 28 के चुनाव में कोई मैटर नहीं रहेगा। हाँ, उधर राजेश अग्रवाल ने माना कि जंगल की कटाई की भरपाई किसी भी तरह से नहीं हो सकती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर कोई फैसला जनता के हित में नहीं है तो फिर उसका विरोध करने का काम किसका है? क्या चुने हुए प्रतिनिधि की भूमिका किसी राष्ट्रीय सेठ के पक्ष में लॉबिंग करने की हो जाती है? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। पता चला इधर आए उधर कटना शुरू हो गया। बहुत पहले से हम लोग भी गए थे आंदोलन करने, बृजमोहन अग्रवाल में था और एक कुछ और नेता लोग थे कि हम लोग नहीं जंगल कटने देंगे। हम लोग भी वहां को नाराबाजी लिए, पता चला इधर आए उधर कटना शुरू हो गया। आदिवासी मंत्री रामविचार नेताम ने भी इस चर्चा के दौरान एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने स्वीकार किया कि जब वे विपक्ष में थे तब उन्होंने भी हसदेव के जंगलों की कटाई का विरोध किया था, लेकिन अब जब वे सरकार में हैं तो उनका कहना है कि अब उन्हें बड़े नजरिए से सोचना पड़ता है और देश की जरूरतों को भी देखना पड़ता है। हसदेव का तो बहुत पहले से हम लोग भी गए थे आंदोलन करने, बाबा के क्षेत्र में जी। माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब के क्षेत्र में उस समय हम लोग नारा पूरा, यहां से बृजमोहन भी आए थे, बृजमोहन अग्रवाल में था और एक कुछ और नेता लोग थे। हम लोग भी वहां को नाराबाजी लिए कि हम लोग नहीं जंगल कटने देंगे। पता चला इधर आए उधर कटना शुरू हो गया। यह बयान सुनकर बहुत से लोगों को भारतीय राजनीति का एक पुराना सच याद आ गया। अक्सर देखा गया है कि जब नेता विपक्ष में होते हैं तो वे किसी परियोजना का विरोध करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वही परियोजना विकास की जरूरत बन जाती है। हसदेव का मुद्दा भी शायद इसी राजनीतिक व्यवहार का एक उदाहरण बन गया है। तो ये तो देखिए, एक बार जो एग्रीमेंट हो गया, एक बार एमयू हो गया तो होगा ही। रही बात आज देश की जरूरत है, लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे अहम सवाल उन लोगों का है जो हसदेव के जंगलों में रहते हैं। आदिवासी समुदायों के लिए जंगल केवल लकड़ी या जमीन का टुकड़ा नहीं है। उनका जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी रोजी रोटी सब कुछ जंगल से जुड़ा हुआ है। जब जंगल कटते हैं तो केवल पेड़ नहीं गिरते बल्कि एक पूरा जीवन ढांचा भी प्रभावित होता है। ऊर्जा, बिजली की जरूरत है, बिजली से ही सब कुछ आज होने लगा है। तो हम एक बड़े मन से तो हमें सोचना ही पड़ेगा कि यदि बिजली चाहिए तो कोयला भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, जमीनें भी जाएंगी, इंडस्ट्री लगेंगे तो जमीनें भी जाएंगी। पिछले कई वर्षों से हसदेव अरण्य में स्थानीय लोग और पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ता लगातार विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि अगर खनन करना ही है तो कम से कम वहां रहने वालों की राय और उनके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हाल के बयानों में ऐसा लगता है कि इस सवाल को उतनी प्राथमिकता नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। उनकी अलग अलग अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, उसके आधार पर उनका आचार विचार व्यवहार ये सब भी परखा जाता है जी। इस पूरे प्रसंग में नेताओं की भाषा भी चर्चा में रही। सार्वजनिक मंचों पर नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो शालीन और जिम्मेदार हो, लेकिन जब मंच से हल्के और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल होने लगे तो यह भी राजनीति के गिरते संवाद का संकेत माना जाता है।
कभी कभी तो हंसने और हंसाने का मौका मिलता है जी नहीं तो 24 घंटा तो साला तनावे में रहते हैं। तो आज आपके वजह से जी ये अवसर आया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हसदेव अरण्य का सवाल केवल एक जंगल का सवाल नहीं है, यह उस विकास मॉडल का भी सवाल है जिसे हम अपनाना चाहते हैं। क्या विकास का मतलब केवल खनन और उद्योग है, या फिर ऐसा रास्ता भी हो सकता है जिसमें पर्यावरण और स्थानीय समाज दोनों सुरक्षित रहें? लेकिन हमारी पार्टी की सोच हो है, जी हम लोग पार्टी को या संगठन को सर्वग्राही बनाते हैं, जी सर्वस्पर्शी बनाते हैं, जी हैं? तो हमारी सरकार सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी ये सरकार है। जी अगर इसी की तुलना भूपेश से करेंगे जी तो कभी वो सर्वव्यापी नहीं हो पाए, जी सर्वग्राही कभी नहीं हो पाए, जी सर्वस्पर्शी कभी नहीं हो पाए। जी तो हमारी सरकार का उनके सरकार का बेसिक जो अंतर है उस चीज को आप देख लीजिए। हमारी सरकार की जितने योजनाएं हैं सर्वस्पर्शी होंगे, हमारी सरकार की जितने स्कीमें हैं वो सर्वग्राही होंगे। इसलिए हमारी जितने भी केंद्र में जितने भी योजनाएं की स्कीमें हैं वो सबों को छूने वाला होता है। जी आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ रही है। ऐसे समय में जब जंगलों को बचाने की बात हर मंच पर हो रही हो, तब हसदेव जैसे क्षेत्रों को लेकर लिए जाने वाले फैसले और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के सामने चुनौती भी बड़ी है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी है और विकास की ज़रूरत भी, लेकिन असली सवाल यही है कि इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अंबिकापुर की उस परिचर्चा ने कम से कम एक बात तो साफ कर दी है कि हसदेव अरण्य का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे बयानों के बाद यह बहस और तेज होने वाली है। क्योंकि जब जनता के संसाधनों और भविष्य से जुड़े फैसलों पर इस तरह की बेफिक्र टिप्पणियां सामने आती हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी चाहेंगे। लाख टके की बात यह है कि हसदेव के जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है, वे इस इलाके के लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। इसलिए उनके बारे में फैसले लेते समय संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और दूरदर्शिता की उम्मीद करना कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। लोकतंत्र में जनता यही उम्मीद अपने प्रतिनिधियों से करती है, और जब जनप्रतिनिधि उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो जनता के पास 5 साल यानी 1885 दिनों में एक दिन तो होता ही है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।